नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। कई मायनों में खास इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। इस दौरान कमला हैरिस ने खुद माना कि पाकिस्तान की धरती पर कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं और इन आतंकियों को इस्लामाबाद से संरक्षण मिला हुआ है। ये जानकारी विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने दी। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर बताया कि पीएम मोदी की अमेरिकी उपराष्ट्रपति से मुलाकात काफी कामयाब रही और इस मुलाकात में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब किया गया। बता दें कि पीएम मोदी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और गुरुवार देर रात उन्होंने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। मुलाकात की जानकारी देते हुए विदेश सचिव कमला हैरिस ने खुद माना कि तालिबान की मदद करने में पाकिस्तान का हाथ है। उन्होंने पाकिस्तान को साफ लहजे में चेतावनी भी दी कि वो भारत और अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा ना बने और अपने यहां पनप रहे आतंकवाद को खत्म करे। इस दौरान उन्होंने भारत में सीमा पार हो रही आतंकी गतिविधियों पर भी सहमति जताई और माना कि पाकिस्तान इसमें आतंकियों की मदद कर रहा है। बता दें कि पीएम मोदी की कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली मुलाकात थी। इससे पहले दोनों नेताओं की फोन पर बातचीत हुई। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कोरोना काल के दौरान अमेरिका ने जिस तरह प्रवासी भारतीयों की मदद की उसकी तारीफ की। साथ ही कहा कि अमेरिका ने एक अच्छे दोस्त की तरह भारत का साथ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की आज मुलाकात होनी है और इस मुलाकात पर दुनिया के तमाम देशों की नजरें होंगी। बता दें कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की आमने सामने ये पहली मुलाकात होगी। इससे पहले दोनों नेताओं ने कई बार फोन पर बातचीत की है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड देशों की इन पर्सन मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। बता दें कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद भले ही प्रधानमंत्री मोदी उनसे पहली बार मिलेंगे, लेकिन इससे पहले दोनों नेताओं के बीच कम से कम 3 बार वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है। मार्च में क्वाड समिट, अप्रैल में क्लाइमेट चेंज समिट और जून में G7 समिट में दोनों नेताओं ने वर्चुअली शिरकत की थी। 2020 में जब जो बाइडेन राष्ट्रपति चुने गए थे तब भी दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई थी। इस बैठक के दौरान रक्षा, दोनों देशों के आपसी रिश्तों, भारतीयों के वीजा मुद्दे और व्यापारिक रिश्तों पर चर्चा होने की उम्मीद है। कूटनीति और रक्षा सौदे को लेकर भी ये जो मुलाकात होनी है वो अहम मानी जा रही है। जो बाइडेन से मुलाकात करने के बाद पीएम मोदी क्वाड समिट में शिरकत करेंगे, जिसमें पीएम मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, उनके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मौजूद रहेंगे। चारों देशों के विदेश मंत्री और एनएसए भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। इस बैठक में चारों नेताओं की मार्च में हुई वर्चुअल समिट के नतीजों पर बात करने के साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र के भविष्य के लिए साझा रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। बता दें कि इससे पहले 12 मार्च को क्वाड की वर्चुअल बैठक हुई थी। उस बैठक में ये तय जो एजेंडे हुए थे, इस बार की बैठक में उन एजेंडों पर भी बात होगी। इसके अलावा कोरोना, जलवायु परिवर्तन, टेक्नोलॉजी, साइबर स्पेस और इंडो पैसिफिक क्षेत्र को मुक्त रखने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बता दें कि 12 मार्च को हुई वर्चुअल मीटिंग में चारों देशों ने कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए अपने संसाधनों को साझा करने पर भी सहमति जताई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के पहले दिन कई अहम बैठकें की। पीएम मोदी ने दौरे की शुरुआत अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात से की, जिसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे से मिले। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय विकास, व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और P2P संबंध समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के साथ साथ व्यक्तिगत संबंधों को बेहतर करने के लिए लेकर के भी जो है वो चर्चा की गई है। तो कई मायनों में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद खास है और अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस दौरे के बाद जो संबंध हैं भारत के, वो क्वाड देशों के साथ अगर खासतौर से मैं बात करूं तो वो बेहतर होंगे। चाहे बात रक्षा सौदों की करें, चाहे बात व्यापारिक पहलू से देखें, तो जो संबंध हैं वो बेहतर करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और जिस तरह के हालात इस वक्त दुनिया भर में बने हुए हैं, उसके बाद भी किस तरह से दुनिया को एकजुट करना है, क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पर जिस तरह से पूरी दुनिया के देश दो धड़ों में बंटे हुए हैं, उसके बाद भारत की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। और कहीं ना कहीं आतंकवाद के मुद्दे पर जो है वो सबसे अहम मुद्दा माना जा रहा है और उस पर जो है ज्यादा बातचीत हो रही है। अब बात ओबीसी जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के रुख की भी कर लेते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई जातिगत जनगणना नहीं होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से मुश्किल है और जनगणना के दायरे से इस तरह की सूचना को अलग करना सतर्क नीति निर्णय है। ओबीसी जनगणना को लेकर केंद्र का रुख इसलिए खास है क्योंकि हाल ही में बिहार से 10 पार्टियों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे के मुताबिक सरकार ने कहा है कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना यानी कि SECC 2011 में काफी गलतियां हैं। बता दें कि महाराष्ट्र की एक याचिका के जवाब में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। याचिका में ओबीसी से जुड़े SECC 2011 के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की गई है और कहा गया है कि बार बार आग्रह करने के बावजूद जो आंकड़े हैं वो सरकार उन्हें उपलब्ध नहीं करा रही है। इस पर सरकार ने कहा कि SECC 2011 सर्वेक्षण ओबीसी सर्वेक्षण नहीं है जैसा कि आरोप लगाया जाता है, बल्कि ये देश में सभी घरों में जातीय स्थिति का पता लगाने की व्यापक प्रक्रिया थी। ये मामला गुरुवार को न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जिसने इस पर सुनवाई की अगली तारीख 26 अक्टूबर तय की है। तो अब 26 अक्टूबर को जो तारीख तय की गई है, इस मुद्दे पर दोबारा सुनवाई होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया है, उसके बाद उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। और जिस तरह से सरकार ने साफ कर दिया है कि जो जातीय जनगणना है वो नहीं की जाएगी, प्रशासनिक स्तर पर जो ये जनगणना है वो करना बेहद मुश्किल है। उसके बाद जिस तरह से बिहार से प्रतिनिधिमंडल मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचा था, मुलाकात भी की थी, नीतीश कुमार उसकी अगुवाई करते हुए नजर आए थे। तो अब जो खासतौर पर अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार की जो पार्टियां हैं वो एकजुट इस मुद्दे पर नजर आ रही हैं। क्षेत्रीय पार्टियों की जरूरत भी है, राजनीतिक हित साधने की कोशिश की जा रही है। तो अब इन पार्टियों का इस पर क्या स्टैंड रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। अब बुलेटिन के आखिर में बात शेयर बाजार की कर लेते हैं। दरअसल आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर खुला है। सेंसेक्स पहली बार 60,000 के पार पहुंच गया। सेंसेक्स 325.71 अंकों की तेजी के साथ 60,211.07 पर खुला। वहीं निफ्टी 93.30 अंकों की बढ़त के साथ 17,916.30 के स्तर पर खुला। पिछले हफ्ते सेंसेक्स में 710 अंकों की बढ़त देखने को मिली थी। शुरुआती कारोबार में 1,293 शेयरों में तेजी आई, 355 शेयरों में गिरावट आई और 89 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दरअसल अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के फैसले आ गए हैं। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन साथ ही आने वाले दिनों में कटौती के भी संकेत दे दिए हैं। IPO का बाजार भी अच्छा चल रहा है, इससे निवेशकों में उत्साह बढ़ा है। दूसरी तिमाही के कंपनियों के अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है। कोरोना वायरस महामारी की 2 लहरों का सामना कर चुके देश की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ पटरी पर लौट रही है। सरकार लगातार उद्योगों का समर्थन कर रही है। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला था। GDP विकास दर 20.1% रही थी। टीकाकरण से निवेशकों में कोरोना का डर खत्म होता नजर आ रहा है। इन सभी वजहों का बाजार पर असर पड़ा है और अब बाजार जो है वो 60,000 के पार पहुंच चुका है। देश और दुनिया की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही।
बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्टा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।